बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today our topic is endoplasmic reticulum। लास्ट लेक्चर में आप लोग सेल और साइटोप्लाज्म के बारे में सब पढ़ चुके हैं। आज साइटोप्लाज्म के जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसका पहला ऑर्गन है, इट इज़ कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। Endoplasmic reticulum is a network of channels or tubules in contact and extending between nuclear membrane and cell membrane of all eukaryotic cells. The component of endoplasmic reticulum are endoplasmic reticulum एक network of channels है। अगर आप अपने डायग्राम में देखें तो डायग्राम में आपको यहाँ पर एक नेटवर्क सा नज़र आ रहा है like this। फिर इसका यहाँ से कनेक्शन है इनके साथ and here is a nucleus. This is the nuclear envelope. Endoplasmic reticulum, ये जो आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ये वाले, these are the network of the capillaries जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसके अंदर होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स होते हैं। बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड स्मूथ ईआर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये दो हमारे पास होते हैं। इसके जो फंक्शंस हैं वो आपको बताते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम किस चीज़ से मिलके बनता है, यानी इसके जो अपने कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलके ये बनता है वो कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज़ कॉल्ड एज क्रिस्टनी, द अदर इज़ वेसिकल एंड द थर्ड इज़ ट्यूब्यूल्स। तो सिस्टर्नी भी आप इसको कह सकते हैं क्योंकि सी साउंड्स जो है वो स और क दोनों का साउंड देता है, तो थोड़ा सा बायोलॉजिकल प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आ जाता है। दे आर लॉन्ग फ्लैटेंड एंड अनब्रांच्ड यूनिट्स अरेंज्ड इन स्टॉक्स। ये असल में जो मैंने आपको बताए हैं इसे कहते हैं सिस्टर्नी या सिस्टर्नी, ठीक है। इनका काम क्या है कि ये वो वेसिकल्स होती हैं या वो फ्लैटेंड लॉन्ग अनब्रांच्ड कैपिलरीज की तरह होते हैं जो कि एक स्टॉक की तरह अरेंज हुए होते हैं, जैसे वन बाय वन इस तरह से। और इनके दरमियान में जो बाकी कंपोनेंट्स होते हैं वो रिवॉल्व या रेगुलेशंस कर रहे होते हैं। इनका ताल्लुक भी न्यूक्लियस के साथ ही होता है और सेल डिवीजन में भी इनका काम यही होता है। इसका सेकेंड पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं वेसिकल्स। दे आर ओवल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स। वेसिकल्स आर oval shaped bounded structures like this which supports the cells in the process of transportation. Tubules, they are irregular, often branched tubules bonded by membranes. Tubules may be free or connected with cristaenia. Tubules जो आपकी होती हैं network that may be attached with this cristaenia or it may be move freely. Endoplasmic reticulum divides the intercellular space into two distinct components, luminal inside and extraluminal cytoplasm. Endoplasmic reticulum डिवाइड होता है सेल में इंट्रासेलुलर स्पेसेस में, यानी कि जो सेल के अंदर के स्पेसेस होते हैं जो कि कैविटीज़ बनी होती हैं उसके अंदर, और उसमें उस कंपोनेंट में आप दो कंपोनेंट्स देख सकते हैं। एक आपके पास होगा जिसे हम कहते हैं ल्यूमिनल, जो इनसाइड ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होगा, एंड द अदर इज़ द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो कि साइटोप्लाज्म में होगा। वो आपका एग्जिस्ट करेगा इन द साइटोप्लाज्म, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज़ स्टिल इन द सेल। अभी तक वो सेल में ही है क्योंकि वो उसका कंपोनेंट है, और इसके बाहर सारा साइटोप्लाज्म है, दिस वन। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही इसकी मूवमेंट हो रही है। There are two types of endoplasmic reticulum, rough and smooth, I told you. Modification of endoplasmic reticulum. In skeleton and cardiac muscle cells, SER is known as sarcoplasmic reticulum, SR.
कार्डिक के जितने मसल्स हैं हमारे, कार्डिक इज डायरेक्टली रिलेटेड विद आवर हार्ट। कार्डिक के मसल्स एंड जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं उसमें ये एस ई आर की शक्ल में होता है। इसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी कहते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी कहते हैं। In many ribosomes are attached to the small pieces of RER यानी rough endoplasmic reticulum, then it is called ergostoplasm. In nerve cells the ergostoplasm is known as Nissl body. अच्छा, राइबोसोम्स के साथ ये अटैच होते हैं इनके स्मॉल पार्ट्स, और इससे हम RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कह सकते हैं। और यहाँ पर इसका नाम आपको एर्गोस्टोप्लाज्म कहा गया है। और नर्व सेल्स में एर्गोस्टोप्लाज्म जो है वो निसल बॉडी के नाम से होता है। पेज नंबर 23 पर आपको एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें आपको ये तमाम स्ट्रक्चर्स दिखा दिए हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिखा दिया है एंड हेयर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, वो भी आपको दिखा दिया गया है। अब क्वेश्चन अराइजेस के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ में क्या फ़र्क है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। ये दोनों पार्ट्स तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही हैं, लेकिन आखिर इनमें क्या फ़र्क है तो हम देखते हैं। राइबोसोम्स आर अटैच्ड विद देयर आउटर सरफेस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स हैं वो उसकी आउटर सरफेस के साथ अटैच्ड है। राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड विद देयर आउटर सरफेस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो उसके आउटर सरफेस के साथ अटैच नहीं होते, दे मूव फ्रीली। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, लेस स्टेबल स्ट्रक्चर। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मोर स्टेबल होता है, यानी उसके स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं करते, यानी वो स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता। स्टेबल एंड अनस्टेबल क्या होता है कि वो अपनी जगह पे मेंटेन रहता है, ठीक है। उसका जो लेवल होता है अकॉर्डिंग टू द वाटर लेवल, कि जब पानी में जिस्म में पानी की कमी भी हो जाती है तो उस वक्त भी सेल्स जो हैं वो एटलीस्ट इतना काम कर सकते हैं कि वो अपने अंदर थोड़ी सी एनर्जी स्टोर्ड पावर में रखते हैं। तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपका स्टेबल है, लेकिन जब आप स्मूथ पर आ जाएंगे तो वो लेस स्टेबल होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक मेनली कंपोज्ड ऑफ क्रिस्टिनी एंड वेसिकल्स, वो क्रिस्टिनी और वेसिकल्स पे मुश्तमिल होता है, यह बना हुआ होता है। लेकिन जो दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डायग्राम में भी आपको नजर आएगा, वो बिल्कुल क्लियर है, वो मेनली कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स, वो टोटली ट्यूब्यूल्स से मिलके बनता है। Rough endoplasmic abundantly occur in cell which are active engaged in protein synthesis and secretions such as in liver, pancreas and goblet cells। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये ज़्यादातर प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन्स की तोड़फोड़ करता है बॉडी में। सिक्रीशंस जैसे लिवर के अंदर सिक्रीशंस होती हैं, बाइल जूस होता है, जैसे पेनक्रियाज के अंदर पेनक्रियाटिक जूस होता है, ऐसे हमारे गॉबलेट सेल्स जो होते हैं इन सब को वो क्या करता है, इन सब को वो एक्टिव रखता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या करता है, एबंडेंटली अकर इन सेल कंसर्न विद ग्लाइकोजन एंड लाइपिड्स मैटर। ये जो ग्लाइकोजन और लाइपिड्स, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी लाइपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर बताया था, उनका मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है। व्हाट इज अ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो बॉडी के होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मूथ पार्टिकल्स, कम्प्लेक्स को स्मूथ में लेके आता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। जैसे हम कहते हैं कि इसका बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई है, यानी उसके अंदर जो केमिकल्स का कंजम्पशन हो रहा है वो ज़्यादा हाई है, लेकिन किसी का मेटाबॉलिक रेट इतना हाई नहीं होता, उसका इम्यून सिस्टम इतना हाई नहीं होता, तो उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो उसकी बॉडी के अंदर के केमिकल्स होते हैं वो थोड़े कम हो रहे होते हैं, सच एज एडिपोज टिश्यूज़, मसल्स, लिवर सेल एंड ऑल्सो रिमूव टॉक्सिन्स। और हमारी बॉडी से जितने टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं ये इनको भी रिमूव करता है। अब देखते हैं फंक्शन। आखिर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिसके बारे में हम इतना पढ़ रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्रिस्टिनिया, वेसिकल्स
और इनसे मिलके बनता है। और इसमें फिर दो किस्म के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसमें मॉडिफाइड ट्यूब्यूल सिस्टम सारा होता है। रफ में क्या फ़र्क है, वो स्टेबल होता है, जो स्मूथ है वो इतना स्टेबल नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये राइबोसोम्स के आउटर सरफेस के साथ अटैच होता है, लेकिन ये राइबोसोम के आउटर सरफेस के साथ अटैच नहीं होता। ये सारा हमने एक दफ़ा देखा। अब हम देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ ER, मैकेनिकल सपोर्ट। इट गिव्स द मैकेनिकल सपोर्ट टू द माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। सेल को जो मजबूती फराहम करता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये सेल को अंदर से मजबूत करता है। इंट्रासेलुलर एक्सचेंज, इंट्रासेलुलर कनेक्टिंग सिस्टम्स एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स ऑफ द सेल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। एक पार्ट ऑफ द सेल से दूसरे पार्ट ऑफ द सेल में जो ट्रांसफ़र होती हैं, या जो उसमें आपकी ये कह सकते हैं आपके उसमें मटेरियल्स का जो ट्रांसफ़र होता है, वो सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। इंट्रासेलुलर एक्सचेंज में, यानी कि सेल के अंदर की एक्सचेंज में, नॉट आउटसाइड द सेल। Connections, the ER also helps in connecting nuclear material with plasma membrane। तो जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, जो हमारे नर्व सिस्टम का सारा होता है, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच करता है। प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इट हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड राइबोसोम्स आर अटैच विद देयर आउटर फोर सरफेस। पहले बता चुका है कि राइबोसोम्स जो हैं वो इसके आउटर सरफेस के साथ अटैच हुए होते हैं, तो वहाँ पर ये इनके प्रोटीन सिंथेसिस करता है। लिपिड सिंथेसिस करता है। कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय स्मूथ ER। कोलेस्ट्रॉल जितना हमारी बॉडी का बनता है वो, और जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इसको मेंटेन करता है, सिंथेसाइज करता है। और जो हमारी बॉडी के फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, जो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताया था कि एक ऐसे हेड बना होता है, ये इसके दो टेल्स होते हैं, और यहाँ पर प्रोटीन्स को भी सिंथेसाइज किया जाता है। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही होता है, तो यहाँ पर भी इसका एक इफ़ेक्ट होता है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म, यानी अब ये वो वाला मेटाबॉलिज्म है जो सेल के अंदर हो रहा है। द मेम्ब्रेन ऑफ ER इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, ये इसे सरफेस एरिया देती है, ये से स्पैन देती है कि वो थोड़ा सा एक्सपैंड करे। जब पानी किसी चीज़ में जाता है तो एक्सपैंड होता है, तो इट गिव्स सम एक्सपेंशंस, जिसके ज़रिए वहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ उसकी बहुत तेज़ होती हैं। ऑल्सो कंटेन सम एंजाइम्स। एंजाइम्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एंजाइम्स को भी कंट्रोल करता है, जैसे सुक्रोज है, ग्लूकोज है, फॉस्फेट्स है और डाइफॉस्फेट्स हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फ्रेगमेंट एलिमेंट्स ऑफ डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ER elements arrange around the chromosomes to form nuclear membrane during the cell division। सेल डिवीजन के दौरान जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है, यानी एक सेल जब 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है और उसकी अराउंड एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है, उसको भी डेवलप करने में ये आपका काम करता है। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनल्स, ऑल मेंबर्स ऑर्गेनल्स एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर फॉर्म बाय ER। सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल होता है वो, और क्लोरोप्लास्ट जो कि उसको ग्रीन कलर, क्लोरोफिल जो है वो उसे ग्रीन कलर देता है, उसी मटेरियल से क्लोरोप्लास्ट के बजाय बाकी सब को ये ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये उनको फॉर्म करता है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन, पीछे भी आपको बताया है कि डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है ड्रग्स की, पॉल्यूटेंट्स की, स्टेरॉइड्स की एंड अदर टॉक्सिन्स जो हम अपनी बॉडी में लेते हैं, ये उनको डिटॉक्सिफाइड भी कर देता है। ये था आज का आपका टॉपिक, जिसमें हमने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बताया, उसके फंक्शंस का बताया। नाउ हम आ जाते हैं राइबोसोम्स, द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द सेल। जब आप इसको याद कर रहे हों, जब आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हों, एटलीस्ट आप लोग जो आपके मैट्रिक की बुक है उसको ज़रूर कंसर्न करें। उसमें डायग्राम्स आपको बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं। यहाँ पर थोड़ा ब्लर भी है डायग्राम, तो इतना क्लियर नहीं हो रहा। नेक्स्ट इज़ राइबोसोम्स।
इसे हम इंजन ऑफ द सेल और फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी कह सकते हैं। इंजन ऑफ द सेल, जैसे आपकी जो कार होती है उसके अंदर भी एक इंजन होता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। इंजन ऑफ द सेल यानी अगर राइबोसोम्स नहीं होंगे तो सेल अपने कोई भी बेसिक फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकेगा, ठीक है। These are granule structures first observed by George Palade in 1953. Ribosomes are non-membranous organs present both in prokaryote as well as eukaryotic cells, except mammalian RBCs. It is one of the smallest cell organelle and are called organelles within an organelle. ठीक है, अच्छा, इसका स्ट्रक्चर जो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था वो जॉर्ज ने किया था इन 1953 में। राइबोसोम्स जो है वो नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनल्स हैं, ये ग्रेन्यूल्स की तरह होते हैं, बहुत छोटे छोटे, इस तरह से ये ग्रेन्यूल्स की तरह होते हैं। और इनका ये दोनों प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक विद न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियस सेल्स दोनों के दरम्यान में प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट मेमेलियन आरबीसीज। जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स कौन से होते हैं? मैमल्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स हु गिव मिल्क टू देयर एनिमल्स और टू देयर यंग वंस। तो वो एनिमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हें हम मैमल्स कहते हैं। उसमें एनिमल्स और हायर एनिमल्स यानी ह्यूमन बींग्स भी उसमें आते हैं। उनका जो आरबीसीज होते हैं या उनका जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर राइबोसोम्स नहीं होते। उसके अलावा हर जगह पर राइबोसोम्स होते हैं, जितने भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें। इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन एंड इज कॉल्ड ऑर्गेनेली। इसे आप ऑर्गेनेली भी कह सकते हैं, ऑर्गेनेली भी कह सकते हैं, जो कि सेल के अंदर होता है। कंपोजिशन क्या क्या मिलके बनाते हैं? दे आर नोन एज राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स। आप इसको राइबो, एक और भी होता है जिसे हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNAs, ठीक है। अच्छा, दे आर ऑल्सो नोन एज राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन्स पार्टिकल्स ऑफ द सेल बिकॉज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड RNA स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारे ब्लड में, ब्लड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, उसके वो प्रेजेंट होता है इसमें। और ये क्या करता है, ये उस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में जो प्रोटीन्स होती हैं जो कि आपके प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं उनको सिंथेसाइज करता है। इन प्रोकैरियोट्स द अमाउंट ऑफ RNA 60% विद प्रोटीन्स इज 40%। अगर आप प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, प्रोकैरियोट्स में इसकी क्वांटिटी 60% होती है, वाइल प्रोटीन्स जो होती हैं दे आर 40%। RNA क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड दे आर प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। इन प्रोकैरियोट्स इट्स परसेंटेज इज 60% and while the proteins is present in 40%. In eukaryotic cells यहाँ पर ये एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्रोटीन की जितनी क्वांटिटी है वो यहाँ आ जाएगी, यानी यूकैरियोट्स में 40% राइबोन्यूक्लिक एसिड होगा एंड 60% प्रोटीन्स होंगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा मेरे गले का इशू हो रहा है। तो दे आर राइबोन्यूक्लिक एसिड, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में 60% RNAs होते हैं एंड 40% प्रोटीन्स होती हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 40% RNA होते हैं एंड 60% प्रोटीन्स होती हैं। ये इसकी पूरी कंपोजिशन होती है। Location. The ribosome exists in two forms, either freely scattered in cytoplasm or attached to the outer surface of RER and nuclear membrane. Ribosomes की जो लोकेशन है, या तो वो सेल में फ्रीली मूव करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल में वो फ्रीली मूव करेंगे, कहीं पर भी जा सकते हैं क्योंकि ग्रेन्यूल्स की तरह होते हैं, या फिर वो मेम्ब्रेन के साथ ही अटैच हुए होते हैं कहीं पे।
It is also present in the mitochondria and chloroplast. Mitochondria और chloroplast दोनों में present होते हैं. Site of synthesis, क्या क्या synthesis करते हैं? नहीं, इससे पहले है numbers. Numerous in number, about 500,000 ribosomes in a common eukaryotic cell. एक सेल में कम से कम 500,000 राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. They are present 500,000 in one cell. ठीक है, in one cell. Site, the subunits of ribosomes are synthesized in nucleolus of the nucleus, then transport to cytoplasm via nuclear pores. पहले तो ये सिंथेसाइज कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के अंदर ही. ठीक है, the subunits of ribosomes are synthesized in nucleolus of the nucleus, न्यूक्लियस के अंदर, और फिर उसके बाद ये साइटोप्लाज्म में भी चले जाते हैं. यहाँ पर जो न्यूक्लियर पोर होती है उसके ज़रिए ये आउटर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस की बाहर जाते हैं और साइटोप्लाज्म में भी चले जाते हैं. The nucleus is the factory of the ribosomes, while ribosomes are the factories of proteins. न्यूक्लियस जो है वो फैक्ट्री है राइबोसोम की. न्यूक्लियस जो है वो फैक्ट्री है राइबोसोम की, और राइबोसोम फैक्ट्री है प्रोटीन्स की. राइबोसोम आर हाईली फिल्ड बाय प्रोटीन्स. ठीक है, एंड न्यूक्लियोलस इज हाईली फिल्ड बाय राइबोसोम्स. सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स. अब राइबोसोम्स के कुछ सब यूनिट्स हैं. अ कंप्लीट यूकैरियोटिक राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स बेस्ड ऑन देयर सेडिमेंटेशन रेट. S stands for Sieberg unit, a large subunit of 60s S and small subunits of 40s. वो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि 60s and 40s, इसे आप कह सकते हैं sedimentations. Both units collectively made 80% particles, दोनों मिलकर 80% particles बनाते हैं, are attached with each other by means of magnesium ions. आगे डायग्राम में देखिए, राइबोसोम्स में स्मॉल यूनिट 40S है और लार्ज यूनिट 60S है, और ये दोनों मिलके 80S बना रहे हैं जो कि एक लार्ज मॉलिक्यूल है. सो आपने देखा कि यहाँ पर मैंने आपको वही डायग्राम थोड़ी इन्हेंस करके बता दी है कि यहाँ पर जो राइबोसोम्स हैं उसके स्मॉल यूनिट्स यहाँ पर 40% हैं और जो लार्ज यूनिट्स हैं वो यहाँ पे 60% हैं. और वही सेडिमेंटेशन रेट बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर दोनों जो हैं 40 to 60 वो दोनों मिलके हार्डली या तकरीबन 80 एस जो है वो इसके यूनिट्स बना देते हैं. ठीक है, जो कि मैग्नीशियम आयंस इनके बनते हैं. अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको और बता दूं कि मैग्नीशियम आयंस और फॉर्मिंग सॉल्ट बॉन्ड्स बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप्स ऑफ RNA एंड अमाइनो ग्रुप्स ऑफ बोथ ions and salt bonds. In prokaryotic ribosome 70S large unit, in 50S while smaller unit is 30S. अच्छा, ये तो आपको इसकी परसेंटेज बता रहे हैं, और साथ ही कहते हैं कि मैग्नीशियम आयंस जो हैं उनको बनाते हैं फॉर्मिंग सॉल्ट्स भी बनाते हैं. कैसे? क्योंकि ये RNA के साथ अटैच होते हैं. ये रिसेसिव भी हम यूज़ करते हैं रिसेसिव के लिए. RNA के साथ ये अपनी सिंथेसिस करते हैं, और यहाँ पर ये अमाइनो एसिड्स के साथ भी करते हैं, मैग्नीशियम सॉल्ट्स बनाते हैं. अच्छा, राइबोसोम्स में इसकी जो लार्ज क्वांटिटी है वो 70S है और स्मॉल की 50S है, जबकि ये टोटल मिलके 30S यूनिट्स कंप्लीट करते हैं. पोलीसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स के बाद फिर टर्म है पोलीसोम. पोली मीन्स मैनी. जब बहुत सारों की बात होगी तो वो पोली राइबोसोम्स बन जाएंगे. When many ribosomes attach to one mRNA strip, it is called as polysomes या polyrib ribosomes. ठीक है, this happens during protein synthesis. क्या होता है जब प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जाता है उस टाइम पर जो mRNA है जिसको हम मैसेंजर RNA भी कहते हैं, mRNA, वो अटैच हो जाता है when many ribosomes are attached to RNA. जब बहुत सारे राइबोसोम्स जो हैं वो आपके mRNA के साथ अटैच हो जाते हैं तो वो पोलीसोम्स बनाते हैं, और इसे हम पोली राइबोसोम भी कहते हैं.
और ये इन जो है प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं, उनकी तोड़फोड़ करते हैं, और टाइप्स ऑफ आरएनए अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए, और सारा काम जो है वो डीएनए की इंस्ट्रक्शंस के अंदर ही हो रहा होता है। तो एक्चुअल चीज़ आपके पास आई है डीएनए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। असल में ये सारा काम करवाने वाला डीएनए होता है। डीएनए आपका वो हेरिडिटी मटेरियल है जो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, और वो सारा डिपेंड करता है अपने आरएनएस पे। ये आपका टॉपिक था राइबोसोम्स। होप कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट फिर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।